स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं ऋषभ और आज हमारे साथ हैं वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और सन ऑफ मल्लाह के नाम से बिहार में मशहूर मुकेश सैनी जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपको धन्यवाद। मुकेश जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं इस बार? क्यों मेरा नहीं लड़ने का रीज़न है कि हमें बिहार की राजनीति करना है। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर विधानसभा चुनाव होने वाला है जी। और मैं चाहता हूं कि बिहार में पावर में आके और बिहार की जनता को सेवा करें। और अभी 40 के 40 लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार करके दिन रात एक करके 24 घंटा मेहनत करके 40 के 40 प्रत्याशी को जिताना। जब हम स्वयं अगर मान लीजिए चुनाव में उतरते हैं तो हमारा लक्ष्य हो जाएगा कि मैं कैसे जीतूँ, इसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा और खुद को जीतने के लिए होगा, सिमट जाऊंगा। तो मैं अभी इस बार सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर स्टेट इलेक्शन है और फिर मुझे राज्य की राजनीति करना है, तो इसलिए इस बार मैंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे 40 के 40 लोकसभा सीट पर प्रचार करके एक एक चीज़ को बारीकी से देखकर हम अपने प्रत्याशी को जीत जो है सुनिश्चित करें, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। महागठबंधन की ओर से आपको 3 सीटें मिली हैं, जी। गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। जी। जिसमें आपने झंझारपुर से अपना जो कैंडिडेट है उनको घोषित कर दिया। सुमन महासेठ को हमने कर दिया, ओबीसी कैंडिडेट है जी। और बहुत मजबूत पॉपुलर कैंडिडेट है और वो निश्चित चुनाव जीतेंगे। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपको 3 सीटें मिली थी, खगड़िया से आप खुद लड़े थे। जी। तो आपको क्या लगता है कहीं देरी हो गई? अगर आपको खगड़िया मिलता तो फिर से आप लड़ते वहाँ से। पिछले साल आप लड़े थे और मतलब हार गए थे आप जो भी एनडीए कैंडिडेट थे उनसे। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर वो सीट मिलता तो फिर उस सीट पर कैंडिडेट कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम गठबंधन में बाद में आए। पहले से गठबंधन में सीट सारे जो है शेयरिंग हो चुका था, आरजेडी अपने कोटा से सीट दिए, तो सीट सिलेक्शन में जो हमें जो मिला उस पर हमने लड़ाई लड़े। और अभी भी खगड़िया जो सीट है, ये मान लीजिए हमारा गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं और वहाँ पे जाके मजबूती से उस प्रत्याशी को जिताना मेरा कर्तव्य है, धर्म है और उनको जिताएंगे। ठीक है। वो मुझे मिलता तो फिर हम सोचते किसको लड़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जो भी कैंडिडेट चयन हो चुका है वो भी मान लीजिए कि वो हमारा अपना है, इंडिया गठबंधन का ब्लॉक का है और उसको मजबूती से हम चुनाव जिताएंगे। एक सवाल मतलब बार बार उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव आप किसी और के साथ लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव किसी और के साथ होते हैं, फिर इस बार लोकसभा में किन्हीं और के साथ थे, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या विधानसभा चुनाव में भी आप महागठबंधन के साथ ही रहेंगे या फिर अगर उधर से अच्छा ऑफर मिल जाएगा तो आप उधर चले जाएंगे? नहीं, देखिए, हम लोग ऑफर के लिए काम नहीं करते हैं। रहा कि राज्य में देश में बदलाव हो, हमारे जो एजेंडा है उस पर हम लोग काम करते हैं डेफिनेटली। कि हम लोग चाहते नहीं कि बार बार गठबंधन बदले और 2020 में ऐसा सिचुएशन आ गया जिसके कारण गठबंधन बदलना पड़ा। थोड़ा जल्दीबाजी हुआ और जल्दीबाजी के कारण तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी नुकसान हुआ और मेरा खुद का भी नुकसान हुआ। आज वो मुख्यमंत्री होते, हम डिप्टी सीएम होते, अगर हम सब साथ में काम करते। थोड़ा अनुभव का भी कमी था, नए नए राजनीति में हम आए, 2018 में पार्टी बनाए और 2020 में हमसे कह सकते कि जल्दीबाजी के चक्कर में हमने वो समय जो डिसीजन लिए वो भी हम कह नहीं सकते कि गलत लिए। उस समय का सिचुएशन था, मैंने अच्छा डिसीजन लिया। और लेकिन आने वाला समय में मेरा ये नहीं रहेगा। मैक्सिमम हम जिस गठबंधन में हैं हम चाहेंगे कि अंतिम सांस तक उस गठबंधन के साथ राजनीति करें। और फिर राजनीति है, कब क्या होगा वो तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हमारा अभी ये है कि नेक्स्ट ये तो कंफर्म है, हर हाल में 2025 का चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ लड़ेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो शायद आपकी 4 सीट पर आप लोग जीते थे और संभवतः चारों विधायक एनडीए में शामिल हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार जैसे राज्य में छोटे दलों के लिए चुनौतियां हैं अपने विधायकों को बचाना, अपने नेताओं को पार्टी में बचा कर रखना? सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में यह हालत है। अभी भाजपा को है ना, जनता पे भरोसा नहीं रहा। क्या होता है कि सांसद हो या विधायक हो, जनता को वोट से चुना जाता है। इनके पास अभी धन बल इतना आ चुका है कि ये अभी जनता पे विश्वास ही नहीं कर रहे। ये किसी का बना बनाया, कैसे कोई दादागिरी करता था, कोई कमा लिया उससे हफ्ता उछल लिया, बैठे बैठे वहाँ से पैसा उगाही कर लिया। तो ये भाजपा का भी कल्चर बन गया, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में बनी हुई सरकार को गिरा देना, किसी अन्य पार्टी के पदाधिकारी को या विधायक सांसद को गिरा के अपने पाले में कर लेना। कल तक वो कोई कितना भी भ्रष्टाचारी है लेकिन उसको ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के अपने पक्ष कर लेना। ये सब जो तानाशाह जो होता है, हिटलर शाही, उसके और भाजपा बढ़ रही है और जिसके कारण हमारा देश का लोकतंत्र व्यवस्था जो है ना वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। देश में ये व्यवस्था पहले कभी नहीं था। हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, एक सांसद को भी अगर टच करना मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन वो थ्योरी पे आज की तारीख में भाजपा नहीं चल रही है। इनके पास बहुत पैसा है, 6000 करोड़ रुपया इनके पास है
वाइट पैसा इसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, हम लोगों के पास 6 लाख नहीं है, इसके पास 6,000 करोड़ रुपया है। ये किसी बड़े बड़े कंपनी को धंधा देते हैं, फिर वहाँ से चंदा ले लेते हैं। अगर जो चंदा नहीं देता उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं, उसके डर से वो दे देते हैं। जैसे गांव में देखते हो ना, ठेका का कोई ले लेता, कोई गुंडा है, भाई है, तो हमको हफ्ता दो तो हम तुमको काम करने देंगे। तो इस तरीके से देश को चला रहे हैं और ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। देश के युवा को, देश के पढ़े लिखे लोगों को इस बात पे सोचना है कि क्या ये देश जिस तरीके से चला रहे हैं, क्या हमारे पूर्वज ऐसे देश चलाए हैं? अगर ऐसे देश नहीं चलाए हैं तो निश्चित तौर पर सोचने की आवश्यकता है। एक बात और चल रही है कि बीजेपी आपको 2 सीट का ऑफर कर रही थी, लेकिन आप 3 पे अड़े थे, इसलिए बात नहीं बन पाई और आपको महागठबंधन कराना पड़ा। क्या देखिए, सीट का ऑफर उन्होंने किया जी। अब मेरे लिए सीट मायने नहीं रखता है। मैं उस समय में आपको भी इंटरव्यू मेरा सुनिएगा तो आपको दिखेगा कि मेरे लिए सीट मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि मेरा एजेंडा, मेरी जो लड़ाई है। मैं बिहार में राजनीति करने के लिए नहीं आया था। मैं गरीब घर में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में गांव को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर गया। वहाँ 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, 30 रुपये रोज का। मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में मैंने अपना मुकाम को हासिल किया। और जब मैं बिहार आके देखा तो मुझे लगा कि हमारे लोग बहुत पीछे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। तो मैंने बॉम्बे को ऐसे आराम जिंदगी को छोड़कर अपने लोगों के अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। लड़ाई एक ही है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब हमारे समुदाय को अगर बंगाल में अगर एससी का अगर दर्जा मिला हुआ है, जब हमारे समुदाय को दिल्ली में एससी का दर्जा मिला हुआ, तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। तो आज हमारे बिहार में पूर्णिया में जाइए तो वहाँ पे एससी का दर्जा नहीं है, और पूर्णिया के उस पार चले जाइए तो बंगाल आता है, उधर ऑलरेडी आरक्षण प्राप्त है। तो मैं आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते ऐसा सिचुएशन बना कि 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ा, ये सोचकर कि भाई जो काम उनको करने के लिए वो काम हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है, जनता हमारे साथ है, वोट हमारे साथ है। 10% बिहार में पॉपुलेशन है मछुआरा निषाद का, तो हम क्यों नहीं वहाँ पे पहुंचे? तो हमने एक पार्टी बनाया, और पार्टी बना के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरे लिए सीट मायने नहीं रखता है, हमारे लिए जीत मायने लगता है। और मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है हमारा एजेंडा, जो निषाद को आरक्षण दिलाना, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल से मोदी जी के पीछे लगा रहा, वो हमेशा हर समय वो वादा करते रहे कि हम आरक्षण लागू करेंगे, और वो नहीं करे। लास्ट हमारे दिसंबर में भी बातचीत हुआ था, वो आरक्षण करने के मूड में था। उन्होंने कहा कि हम शीतकालीन सत्र में आरक्षण का पटल पे लाएंगे, हम वादा करेंगे और अगले सरकार में हम आपका आरक्षण करेंगे। तो इसलिए हम उनके पास रुके हुए थे। और जैसे वो बिहार में नीतीश कुमार जी को जैसे उधर उस खेमा से इस खेमा में लाएं, तो उनको लगा कि हमारा जरूरत पूरा हो गया, मल्ला का बेटा की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि अभी आरक्षण पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, सरकार बनने के बाद चर्चा करेंगे। हमने कहा भाई 10 साल आपने ऑलरेडी हमारे साथ टाइम पास कर लिया, 10 साल में जो काम आप नहीं किए, इसकी क्या गारंटी कि अगला सरकार में आप कीजिएगा? तो फिर हमने वहीं से ब्रेक किया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। वैसे भी उनसे हमारा तो 36 का आंकड़ा पहले से था, 4 विधायक को खरीद लिया और हमको रोड पे ला दिए। जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से हमको बाहर कर दिए। अगर 2020 में हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ नहीं ले पाते, क्योंकि ऐसा सिचुएशन था। भले किसी के पास 74 विधायक था, लेकिन मेरे पास 4 ही विधायक था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो 74 से कम पावर हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने ईमानदारी से नीतीश कुमार जी को समर्थन देकर सरकार बनाया, और उसी सरकार से हमको बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। तो भाजपा के साथ तो हमारा संबंध कभी बनना सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, समाज के एजेंडा को लेकर हम कभी झुक सकते हैं, 2 कदम पीछे हट सकते हैं। देश के सवाल आएगा तो वहाँ 2 कदम हम पीछे हट सकते हैं, लेकिन हमारा भाजपा से कभी भी दोस्ती नहीं हो सकता, इस जन्म में तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ, कभी कभी मुद्दा ऐसे होंगे जिसमें हमको मजबूरन उनको समर्थन करना पड़े, वो बात अलग है। देश हित की बात होगा, समाज हित की बात होगा, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री वो हैं, हमारे समाज को कुछ दिलाना है तो उन्हीं को काम है देना। ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम अपना पर्सनल ईगो के चक्कर में हम देश को, हमारे लोगों को बर्बाद करें। जैसे नीतीश कुमार पर्सनल ईगो के चक्कर में बिहार में शराबबंदी फेल है, उसके बाद भी वो अपने आप को रायचन बने घूम रहे हैं कि हम शराबबंदी किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इधर से उधर पलट जाते हैं, सरकार इधर से उधर बना लेते, बिहार का नाम, बिहार के लोगों का, उनके कार्यकर्ता का कितना भी बेइज्जती हो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों को जब भी काम करेंगे हम अपने स्वार्थ के ऊपर उठ के काम करेंगे। जैसा अभी आपने कहा ना, आप क्यों नहीं चुनाव लड़े? कौन नहीं चाहेगा चुनाव लड़ने के लिए? कौन नहीं चाहेगा? पावर चाहिए। लेकिन हमको ये देखना है कि हम अपने चुनाव में अगर हम लड़ने में फंस जाते हैं तो हमारे हो सकता है 2, 4, 5 को कैंडिडेट हमारा नुकसान हो जाए।
तो हम अपना त्याग करके, हमारा लक्ष्य है कि भाजपा को हराना और दिल्ली में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाना, और तब हम 40 जीत लेते हैं, यहाँ मैक्सिमम सीट जीत लेते हैं, तो हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। और जब सरकार बनेगा तो हमारा निषाद को आरक्षण लागू होगा। अगर मैं एक सीट के जीतने के चक्कर में लग जाऊंगा तो शायद हमारा सरकार न बने और हमारे समाज का नुकसान हो। तो इसलिए हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के हम काम कर रहे हैं। मतलब आपकी असली लड़ाई नीतीश कुमार से है, बीजेपी के लिए आपका अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। आपकी बातों से लगा कि अगर मान लीजिए कभी बीजेपी की ओर से ग्रीन सिग्नल मिले तो आप... नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बीजेपी से ही लड़ाई है। नीतीश जी को तो मैं धन्यवाद देता हूँ, नीतीश जी से कोई लड़ाई नहीं है भाई। वो ओबीसी है, हम ओबीसी हैं, उनका रिटायरमेंट का समय आ चुका है। वो अभी क्या बोलते क्या सुनते वो भी खत्म होते जा रहा है, याददाश्त भी उनका सही नहीं रहता है। 400 की जगह 4000 बोल रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से विधानसभा में किस तरीके का स्टेटमेंट देना। तो अभी वो सिर्फ ये चुनाव भर दिख रहे हैं, इस चुनाव के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। और मेरा उनका शुभकामना है कि स्वास्थ्य भी सही नहीं है। तो मेरा नीतीश जी से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो हमारे देश को समस्या में डाल के रखा उनसे लड़ाई है, भाजपा से लड़ाई। नीतीश जी तो हमारे अपने हैं, उनसे हमारी लड़ाई हो नहीं सकता। उनका तो हमें आशीर्वाद, हम लोग चाहेंगे कि वो जाते जाते हम लोगों को आशीर्वाद दे। और बार बार आप अपने भाषणों में ये जिक्र करते हैं कि नीतीश जी का ये अंतिम चुनाव है। हाँ, अंतिम चुनाव है। और अगर देखिए तो नीतीश जी अभी भी आपकी पार्टी के मुकाबले बहुत ताकतवर हैं। मतलब वो 16 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव सरकार में। तो फिर कैसे आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी का ये आखिरी चुनाव है? नीतीश जी क्या है कि उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं बनाया ना। हाँ। एक तो जेडीयू में उत्तराधिकारी होता, जैसे आरजेडी का उत्तराधिकारी तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, कि लालू जी भी अस्वस्थ भी होने के बाद भी वो पार्टी रन कर रहे हैं। आप देश और दुनिया में देख लीजिए, जो पार्टी में उत्तराधिकारी नहीं रहा या लीडर के रहते हुए दूसरा लीडर को डेवलप नहीं किया, वो पार्टी सब खत्म हुआ है। तो ये नीतीश जी का कोई पहला पार्टी नहीं है। तो नीतीश जी जैसे राजनीति से हटेंगे तो इनके अंदर लीडर कौन? कोई नहीं है लीडर। और सब आपस में लड़ाई करेंगे, हम लीडर तो हम लीडर, और सब एक ही कद के लोग हैं। संजय झा कहेंगे कि हम लीडर, वहां ललन सिंह कहेंगे हम लीडर। तो सब आपस में लड़ाई लड़ेंगे और इसको कौन लीडर मानने के लिए जाएंगे? पार्टी में वरिष्ठ नेता होने के कारण ये नहीं कोई कह सकता लीडर है। लीडर नीतीश जी हैं, उनके ऊपर लोगों का विश्वास था, उन लोगों ने उनको 20 साल से मुख्यमंत्री भी बना कर रखा। अभी संजय झा जी हो या जितने भी उनके पार्टी में टॉप लीडरशिप है, जिनके भी नेता हैं, वो लीडर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए वो पार्टी खत्म होगा, वो पार्टी का अस्तित्व नहीं है। और सिर्फ इन्हीं का नहीं, देश में जो भी पार्टी होगा आप उठा कर देख लीजिए कि जो भी जनता दल बहुत बड़े पार्टी थे, देखिए ना, वो जैसे उनमें लीडरशिप खत्म हुआ तो पार्टी खत्म। तो असली मतलब दिक्कत ये लीडरशिप नहीं है वहाँ पे लीडरशिप नहीं, इसलिए पार्टी खत्म होना तय है। और वो और खत्म हो चुका है, ऐसी नहीं है। देखिए अभी एक रणनीति के तहत उनको 16 सीट दिया गया है, एक रणनीति के तहत, क्योंकि उनको भाजपा को पता है कि ये हमसे दूर हो गया है, देश में इंडिया ब्लॉक को हम तोड़ रहे हैं। अभी इनके नाम पे अगर 10 गो सांसद ही रहेगा तो क्या हमको फर्क गिरेगा? जब ये 272 पार होता है तो मोदी जी अपने आप को खली समझता है, खलीफा, और वो किसी का नहीं गुदानते हैं। तो अभी जितना भी एनडीए में जितने भी घटक दल है, नीतीश जी नहीं चाहेंगे कि कभी कि ये 370 तो दूर की बात है, 272 भी पूरे। वो चाहेंगे कि ये 200 के अंदर में लटके, ताकि हमारे भी 10 को सांसद होंगे तो हमारा वैल्यू बना रहेगा, और निश्चित तौर पर बनेगा। अगर मान लीजिए कि अगर 210 सीट अगर भाजपा को आ रहा है और नीतीश जी के सहयोग से अगर सरकार बनता है, तो अगला भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे बिहार में। अगर 272 पार कर लिए तो नीतीश जी को इलेक्शन के दूसरे दिन बोलेंगे कि आप तो कहीं राज्यपाल बन जाइए, हैप्पी एंडिंग कर लीजिए और बिहार में मुख्यमंत्री हमको बनाने दीजिए, ठीक है। तो नीतीश जी 0। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि 2020 और 2024 2 साल मतलब एक ही नेता मंच पे थे। 2020 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सीट के बंटवारे घोषणा हो रही थी, तो आप वहाँ से हट गए थे, ये कह के पीठ में छुरा घोंपा गया। 2024 में भी आपने वही बात की, बस बोला कि सीने में छुरा घोंपा गया। 2020 में वो आपने आरजेडी के लिए कहा था, 2024 में आपने वो बीजेपी के लिए कहा। क्या भविष्य में भी ऐसा आपको लगेगा कि फिर आपको कहना पड़े कि मेरे पीठ या सीने में किसी ने छुरा घोंपा? देखिए उस समय में सिचुएशन जो था, और सिर्फ हमारा गठबंधन के साथी ने हमारा सीट का नाम का घोषणा नहीं किया, और जो कह सकते कि मेरे साथ गलत किया और हमको बुरा लगा, और हमने कहा कि हमारे साथ चीटिंग हुआ, जब हम गठबंधन में थे, और हमारा सीट क्यों नहीं घोषणा हुआ। सभी दल का घोषणा हुआ, जो नए आए उनका भी घोषणा हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो हम उसको आप जगह पे ही हमने अपना स्टैंड क्लियर किए, थोड़ा सा भी समय नहीं लिए कि भाई कल का क्या, हम जगह पे स्टैंड क्लियर कर लिए। और उसके बाद देखिए कि भाजपा ने मेरे साथ क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार जो सरकार हमने बनाया था,
तो आप बताइए कि ये हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। 10 साल से हमको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, हमेशा वादा करते हैं, लिख के देते हैं, साइन करके देते हैं, उसके बाद नहीं काम करते। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भाजपा है। उन्होंने तो सिर्फ घोषणा नहीं किया तो हमने उनको गुनहगार समझ लिया। इन्होंने तो हमारे साथ तो देखिए ना क्या किया, हमारे विधायक को ले लिया। भाई लोकतंत्र में ये सही नहीं है ना भाई, आप अपना काम कीजिए, अपना पार्टी के साथ है, आपके पास पैसा है तो इसका मतलब क्या है, किसी विधायक को 50 करोड़ रुपया देकर खरीद लीजिएगा, ये अच्छा है क्या? फिर तो अडानी अंबानी आ जाएंगे देश में, 40,000 50,000 करोड़ रुपया का बजट बनाएंगे, एक लोकसभा में 200 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। 200 करोड़ रुपया भी खर्चा करेंगे तो क्या हुआ उनके लिए? 200 करोड़ इंटू 500 से 300 सीट तो जीतना है। 300 सीट जीतने का मतलब क्या हुआ? उनके पास 45,000 करोड़ रुपया में पूरा देश को कब्जा कर लेगा। तो पैसे से राजनीति नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग गाँव में कहते हैं कि भाई वोट का सम्मान करो, कुछ खाओ पियो मत, पैसा लेके वोट मत करो, न्यूट्रल होकर वोट करो, तुम्हारे अपने आने वाले बच्चे का भविष्य बनाने के लिए वोट करो। तो अगर ऐसा रहे तो फिर तो वोट खरीदने लगेगा लोग। तो ये हमारा जो कल्चर है उसको खत्म करना चाहिए। 2019 और 2020 की अगर मैं बात करूं तो एक शब्द जो सबसे ज़्यादा आप यूज करते थे रैलियों में, जनसभाओं में, केरल मॉडल। केरल मॉडल किया, मैं खगड़िया को केरल मॉडल पे की तरह ले जाऊंगा, विकास करूंगा, मैं बिहार को केरल मॉडल पे ले जाऊंगा। इस बार वो देखने आपका क्या केरल मॉडल था? इस बार वो देखने को मिल नहीं रहा है। नहीं देखिए, उस समय में क्षेत्र के लिए हम लोग काम कर रहे थे, तो क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र के बारे में डिस्कशन होगा कि क्षेत्र में कैसे हम डेवलप करेंगे। उधर बहुत सारा नदी है तो उसमें हम लोग कैसे यहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे, कैसे मछली पालन कैसे किया जा सकता है, कैसे उसमें क्षेत्र में विकास कैसे किया जा सकता। तो उसके लिए वो एक सेलेक्टेड एक जगह के लिए योजना था। अभी हम पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो बिहार के लिए भी बहुत सारा बड़े पैमाने पर हमारा रोड मैप है कि हम पहले तो बिहार में हम चाहेंगे कि 40 से 40 लोकसभा सीट जीतकर देश में जो खास करके जो निजीकरण हो रहा है इसको कैसे रोकना है, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है मोदी जी कर रहे हैं इसको रोकना है, जो ईडी सीबीआई का डर दिखा के जो लोगों को परेशान किया जा रहा है इसको रोकना है। और ये खास करके दिल्ली में जो सरकार हमारे सहयोग से बने उनका जवाबदेही होगा कि देश को कैसे चलाना है। और रहा कि हमारे राज्य के लिए हम लोगों का ब्लूप्रिंट है कि हमको नेक्स्ट ईयर सरकार में आना है, तो राज्य में कैसे हमारे राज्य के युवा दूसरे प्रदेश में ना जाए, इसके लिए हमें बिहार में बेहतर विकल्प उसको दिले देना है। जैसे डेयरी फार्मिंग है या मछली पालन है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिहार में रहकर वो काम कर सकते हैं। तो बिहार में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हम मुहैया करा सकते हैं, कैसे हम सरकारी नौकरी में जितना हमारे पास पद खाली है उसमें भरा जाएगा, और या जो हमारे पास सृजित करना पड़े तो सृजित कैसे किया जाएगा। तो ये स्टेट इलेक्शन के लिए अलग पॉलिसी है, केंद्र के लिए अलग पॉलिसी है। केंद्र के लिए बड़े पैमाने पर राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र है, सम्मान है, उनका जो नारा है कि जिनकी जितनी आबादी है उतनी उनको आरक्षण मिले। तो ये सारी चीज़ हम लोगों को अच्छा लगता है कि भाई देश में किसी के साथ गलत ना हो, जिनका जो हिस्से में आना चाहिए उनको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देश लेवल पे है और राज्य लेवल पे। उस समय क्षेत्र का चुनाव था तो क्षेत्र के हिसाब से हम बात कर रहे थे। जब आप राजनीति में नहीं आए थे, मुंबई से लौटे थे, तो सबसे पहले आपने जो बनाया था सहनी समाज कल्याण संस्थान, पटना और दरभंगा में उनका ब्रांच भी हुआ था। क्या राजनीति में आने के बाद घर से ध्यान हट गया या वो नहीं? वो अभी भी चला। निषाद विकास संघ जो है वो पहले सहनी समाज कल्याण संस्था था, तो सहनी को हमने मर्ज कर दिया, निषाद विकास संघ हमने बना दिया, क्योंकि निषाद का मतलब ऑल सभी हो जाते हैं, ये एक हमारा टाइटल है सहनी। तो हमने निषाद के नाम से, एनवीएस के नाम से आज भी हमारे वो चल रहे हैं। आप पूरे बिहार में जाइएगा तो जितने भी जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी का, वैसे ही हमारा जिला अध्यक्ष एनवीएस का है, और मजबूती से निषाद विकास संघ के बैनर तले से, जिसमें खास करके मछुआरा समुदाय के लोग ही इस संगठन में हैं और वो अपने इसके लिए काम वो कर रहे हैं। क्या मकसद है इसके पीछे? मतलब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो होता है वो सभी जाति धर्म के लिए है। पॉलिटिकल पार्टी है वो सभी को एक साथ लेके चलने की उद्देश्य होता है, और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और निषाद विकास संघ जो है वो खास करके हमारे अपने जो फिशरमैन कम्युनिटी के बीच में बहुत सारा इशू है, उनको वो जाके सॉल्व कराना उनका जो संगठन के जो लोग होते हैं उनका काम है, दायित्व है कि वो कैसे करें। आपस में लड़ाई हुए तो उसको कैसे सुलझाना है, आपस में कोई भेदभाव ना रखे, कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसको कैसे देखना है, किसी को कोई मदद करना है, किसी के बच्चे के शादी के लिए या किसी के इसके लिए, तो उसके लिए वो एनवीएस जो है वो मजबूती से अपने लोगों के बीच में जाते हैं। उनको अपनापन एहसास होता है हमारे लोगों को कि हमारे अपने आदमी आ गए हैं हमारे मदद करने के लिए, तो उसको एनवीएस का काम है अपने लोगों को जाके मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, और भी इस तरह के इंटरव्यू देखने के लिए दी प्रिंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।